Hello friends, welcome to our channel UPSC Next. This is Manish Srivastava. As you know, we have started a series on Indian Geography. This is lecture number 41. ऑलरेडी मैं 40 लेक्चर्स कवर कर चुका हूँ जिसमें इंडियन ज्योग्राफी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो चुके हैं। तो ये जो है 41st लेक्चर है जिसमें हम लोग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया का पार्ट सेकंड कवर करेंगे। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट आ चुका है, 40th लेक्चर आप देखेंगे तो उसमें सभी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। मैंने बहुत सारी फैक्ट्स इंडस्ट्री से रिलेटेड बताए हैं। इस लेक्चर में मैं इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को सोलली कंप्लीट करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर 41st लेक्चर। इसमें सबसे पहली बात करते हैं सीमेंट इंडस्ट्रीज़ की। सीमेंट इंडस्ट्रीज जो होम कंस्ट्रक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोई भी घर बन रहा है तो वो बिना सीमेंट्स के नहीं बन रहा है। तो सीमेंट इंडस्ट्रीज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कंस्ट्रक्शंस के लिए भी। और इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इन द वर्ल्ड, और इंडिया जो है इसका सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और एज ऑफ जुलाई 2019 का जो रिपोर्ट है, द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट स्टूड एट 28.08 मिलियन टन्स। तो हमारे यहाँ जो 2019 में जो सीमेंट्स का प्रोडक्शन था वो 28 मिलियन टन्स अराउंड था। एंड द cement production capacity is estimated to touch more than 550 million tons by 2021। और नेक्स्ट ईयर जो है 2021 तक ये टारगेट है कि कैपेसिटी जो है हमारी 550 मिलियन टन तक चली जाएगी। और ऑफ द टोटल कैपेसिटी जो 98% जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स हैं। जितनी भी आप कंपनी सुनते हैं, एसीसी, बिरला, ये सब जो है आपके प्राइवेट फर्म्स के पास है का प्रोडक्शन। तो टोटल कैपेसिटी में 98% जो है वो प्राइवेट सेक्टर है और अराउंड 2% जो है वो गवर्नमेंट फैक्ट्रीज हैं जो कि बहुत कम प्रोडक्शन करती हैं। और ऑफ द टोटल 210 लार्ज सीमेंट प्लांट्स इन इंडिया, 77 आर लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड तमिलनाडु। अगर हम बात करें पूरे इंडिया में तो लगभग 210 हमारे सीमेंट्स प्लांट हैं और इसमें से 77 तीन ही स्टेट्स में आ जाते हैं, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। तो ये तीन स्टेट्स मिलकर बहुत हैवी और ह्यूज अमाउंट का प्रोडक्शन करते हैं सीमेंट्स का। और सीमेंट प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीज फ्रॉम 230 मिलियन टन्स इन 2011-12 टू 297 मिलियन टन्स इन 2017-18। तो इस तरीके से जो है आपका प्रोडक्शन जो है हमारा बढ़ता जा रहा है। 230 मिलियन टन था 2011-12 में और 17-18 में 297 तक, और जो जैसा मैंने आपको बताया 2021 तक ये 550 मिलियन टन्स तक पहुंच जाएगा। तो हम लोग सीमेंट प्रोडक्शन में काफ़ी आगे चल रहे हैं, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, उसको भी देखते हैं। तो इंडिया वॉज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन 2018, सेकेंड टू चाइना। इंडिया जो था सेकेंड नंबर पे था चाइना के बाद, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूस कर रहा था। द ग्रोथ इन द इंडियन स्टील सेक्टर हैज़ बीन ड्रिवन बाय द डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे आयरन ओर्स है हमारे यहाँ, कॉस्ट इफेक्टिव लेबर है। इसके कारण हमारी इंडियन स्टील सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रूम कर रहा है। और कॉन्सिक्वेंटली द स्टील सेक्टर हैज़ बीन अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की बात कर लें उसमें आपको स्टील या आयरन का यूज़ होता ही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उसको यूज़ करते हैं। और इंडिया को, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया वॉज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर 2018 में था, सेकेंड टू चाइना। एंड द ग्रोथ इन द इंडियन जो है वो बेसिकली रॉ मटेरियल, जो आपको मैंने बताया कि कॉस्ट इफेक्टिव लेबर है उसके पीछे। और इंडिया का जो क्रूड स्टील प्रोडक्शन की बात करें 2018 में, वो आपका 106 मेट्रिक टन था, अप टू 4.9% फ्रॉम 101 मेट्रिक टन इन 2017। तो इस चीज़ को देखेंगे तो इंडिया का क्रूड स्टील प्रोडक्शन जो 2018 में था वो 106 मिलियन टन्स था, और जो जिसमें राइज हुआ 2017 से लगभग 5% का। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्टील, जो इंडियन स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं इनको क्लासीफाई कर सकते हैं आप लोग प्रोड्यूसर से, मेन प्रोड्यूसर से या सेकेंडरी प्रोड्यूसर से। ये तीन कैटेगरी में इंडियन आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया गया है। एक है मेजर प्रोड्यूसर, एक है मेन प्रोड्यूसर्स एंड थर्ड वन इज सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स। और द कंट्री इज स्लेटेड टू सरपास द यूएसए टू बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट स्टील कंज्यूमर इन 2019। जैसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम करता है, प्रोड्यूस करना एक अलग है, उस चीज़ को यूज़ करने में अगर हम बात करें तो यूएसए सबसे ज़्यादा वर्ल्ड जो है यूज़ करता है स्टील का, तो उसको भी हम सरपास करने वाले हैं और सरप्लस द यूएसए टू बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट स्टील कंज्यूमर इन 2019। और इन इंडिया एज पर इंडियन स्टील एसोसिएशन जो आईएसए है, स्टील डिमांड जो है हमारे यहाँ ग्रो हो रही है।
टाइम टू टाइम स्टील हमारे हर चीज़ों में यूज़ होना स्टार्ट हो गया है। प्लास्टिक को छोड़कर मेटल्स की तरफ हमारा ज़्यादा जो है यूज़ होना, मतलब हमारी जो रुझान है, हमारा जो एक तरीके से एक उन पे इंटरेस्ट है, वो हमारा स्टील की तरफ जा रहा है। तो ग्रो बाय ओवर 7% बोथ 2019-20 और 2021 जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें 7% का इंक्रीज आ गया है। और इन द फाइनेंशियल ईयर 2019 इंडिया प्रोड्यूस 131.57 मिलियन टन्स and 106.56 million tons of gross फिनिश स्टील एंड क्रूड स्टील। हमने ये ग्रॉस स्टील, फिनिश स्टील और क्रूड स्टील को जो है प्रोड्यूस किया है। और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो फिनिश स्टील की बात करें तो 2.45 मेट्रिक टन और 3.35 मेट्रिक टन जो है हमारा, 2.45 मेट्रिक टन एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट 3.35 मेट्रिक टन है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020 अप टू द अगस्त की बात करें तो ये रिपोर्ट है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने लॉन्च किया है नेशनल स्टील पॉलिसी 2017, जिसका एम है टू इंक्रीज द पर कैपिटल स्टील कंजप्शन टू 160 kg बाय 2031, कि मतलब जो नेशनल स्टील पॉलिसी है उसका मेन एम है कि इंक्रीज कर देना पर कैपिटल स्टील कंजप्शन को 160 kg पर एक पर्सन, मतलब कि हर व्यक्ति जो है आपका 160 kg तक अपनी लाइफ में कंज्यूम करे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप उस डायरेक्टली यूज़ करते हो, जैसे आप जिस हाउस में रह रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं उसमें स्टील का यूज़ हुआ है, आप जो अलग अलग इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं उनमें। तो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्लान लॉन्च किया है जिसमें नेशनल स्टील पॉलिसी कह रही है कि इंक्रीज करना है पर कैपिटल स्टील कंजम्पशन 160 kg तक। नेक्स्ट बात करें एनएमडीसी की बात करें, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसने एक्सपेक्ट किया है टू इन्वेस्ट $1 बिलियन इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द नेक्स्ट 3 ईयर टू बूस्ट आयरन प्रोडक्शन, कि लगभग जो है आपका $1 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ताकि आयरन प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। और इकोनॉमिक सर्वे जो 2018-19 का है उसमें स्टील प्रोडक्शन जो है बताया जा रहा है 128 मिलियन टन्स जो है 2021 तक टच करेगा। इसके अलावा जो स्टील प्लांट्स हैं इंडिया में, सबसे पहला जो प्लांट स्टार्ट हुआ था, इसमें मैंने आपको सीक्वेंस में सभी चीज़ें बताई हैं, तो 1870 में जो इंडियन आयरन स्टील कंपनी है वो स्टार्ट हुई थी, प्राइवेटली इनिशिएट हुई थी 1870 से 1913 तक, और ये 1972 में नेशनलाइज हुई थी। ये कुल्टी और बर्नपुर जगह है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे ये फर्स्ट स्टील प्लांट खोला गया था, तो इसको आप याद रखेंगे। और इसको नेशनलाइज कर दिया गया था 1972 में। तब इसका नाम क्या कर दिया गया, इसका नाम रख दिया गया इंडियन आयरन स्टील कंपनी, जो इसको नाम रखा गया है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसको नाम रखा गया था। लेकिन इसका जब स्टार्ट हुआ था 1870 में, तब नाम था बंगाल आयरन स्टील कंपनी। 1870 से 1913 तक ये रहा, और उसके बाद जो है फाइनली 1972 में इसको एक पीएसयू बना दिया गया, पब्लिक सेक्टर कंपनी बना दी गई, और तब नाम रख दिया इंडियन आयरन स्टील कंपनी। इसके अलावा जो फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर था इंडिया में, वो प्राइवेट ओनरशिप थी टाटा के पास, जो जमशेदपुर जो टाटा नगर है झारखंड में, वहाँ पे स्टार्ट किया गया था 1907 में। प्राइवेट ओनरशिप थी जमशेद जी टाटा, और जमशेदपुर ये झारखंड में था। इसके अलावा विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी, ये जो है आपका 1923 में प्राइवेट कंपनी खोली गई थी, और फिर इसको नेशनलाइज बाद में किया गया था, जो आपका भद्रावती कर्नाटक में है। तो विश्वेश्वरैया जो हमारे इंडिया के फर्स्ट इंजीनियर थे, उन्होंने इसको ओपन किया था, और फिर बाद में ये जो है मिस्को के नेम से फेमस हुई। इसके अलावा भिलाई वाला जो प्लांट है, अगर हमारे आज की बात करें तो सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स आते हैं हमारे स्टील के, मतलब आयरन स्टील जो प्रोडक्शन होता है सेल के अंतर्गत आते हैं ये सभी चीज़ें। तो इसमें अगर मैं बात करूं सेल के अंदर कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, तो आपका भिलाई आता है, बोकारो आता है, बर्नपुर आता है, आपका राउरकेला आता है, दुर्गापुर आता है, और सालेम आता है। तो ये सब अलग अलग पब्लिक सेक्टर्स हो चुके हैं। तो जैसे कि हम बात करें बर्नपुर, ये वेस्ट बंगाल में है। भिलाई में 1959 में पब्लिक सेक्टर, ये सोवियत यूनियन मतलब रशिया की हेल्प से हमने इसको ओपन किया था भिलाई में। बोकारो में 1972 में ओपन हुआ। ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहाँ पर ये प्लांट्स हैं ये आपको एग्जाम्स में डायरेक्टली आता है, तो प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, इनको देख लीजिए आप आराम से। भिलाई 1959, ये भी रशिया की हेल्प से, और बोकारो भी रशिया की हेल्प से, सेल का हेडक्वार्टर भी बोकारो ही है।
और ये 1972 में पब्लिक सेक्टर है। और इसकी बात करें, ये झारखंड में आ जाता है। दुर्गापुर 1959 पब्लिक सेक्टर, इसको ब्रिटेन ने स्टैब्लिश किया था, यूके ने। दुर्गापुर में है, वेस्ट बंगाल में। फिर राउरकेला जो स्टील प्लांट है, पब्लिक सेक्टर है, जर्मनी की हेल्प से स्टैब्लिश किया गया था। राउरकेला उड़ीसा में आ जाता है। फिर विशाखापट्टनम अगर हम बात करें, ये भी पब्लिक सेक्टर है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है उसमें आ जाता है। फिर सालेम की बात करें, सालेम ये तमिलनाडु में है और ये स्टेनलेस स्टील बनाता है। इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे, स्टेनलेस स्टील प्लांट है। विजयनगर की बात करें तो ये कर्नाटका का रीजन है। विजयनगर को अभी वहाँ का डिस्ट्रिक्ट भी बना दिया गया है रिसेंटली। हम्पी वगैरह जो फेमस प्लेसेस हैं उसी के नियर बाय पड़ता है विजयनगर। किंगडम ऑफ हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है स्टील प्लांट है, तो इसको भी स्टैब्लिश किया गया था पब्लिक सेक्टर के तौर पे। तो ये कुछ स्टील प्लांट्स हैं इंडिया में। अब इसको थोड़ा सा हम मैप के थ्रू भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ है हमारे स्टील प्लांट्स। तो ये जो दिल्ली में अगर हम बात करें तो कॉरपोरेट ऑफिस है सेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। बोकारो में हेडक्वार्टर है। जमशेदपुर में आपका जो टाटा स्टील प्लांट है। इसके अलावा राउरकेला जो है ये आपका सेल का प्लांट है। भिलाई जो है सेल का प्लांट है। चंद्रपुर ये भी सेल का प्लांट हो जाता है। इसके अलावा भद्रावती की बात करें तो भद्रावती भी ये आपका विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी जो है। सालेम स्टेनलेस स्टील बनता है। बर्नपुर दुर्गापुर ये इसको जो इंडियन आयरन स्टील कंपनी है इसका प्लांट हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे मैंने मैप पे बताए हुए हैं। ये विजयनगर, भद्रावती, विशाखापट्टनम, गोपालपुर, ये सभी प्लांट जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दुर्गापुर स्टील प्लांट की, तो दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है यहाँ पे रानीगंज कोल फील्ड है और झारिया, ये दोनों मैंने आपको बताया था, एक ओल्डेस्ट है और एक लार्जेस्ट है। सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट ऑयल कोल फील्ड है वो झारिया है और रानीगंज सबसे ओल्डेस्ट कोल फील्ड है। ये दुर्गापुर के पास ही है। यहाँ से दामोदर रिवर भी फ्लो होती है और बेसिकली जहाँ पर भी रॉ मटेरियल पास होता है तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छे से ग्रूम करती हैं। तो दुर्गापुर प्लांट के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे रेल रूट्स भी हैं, प्रॉपर रिवर्स का भी है, मतलब वाटर अवेलेबिलिटी भी है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपकी दामोदर रिवर है। इसके अलावा ये गुरु माही सानी एक प्लेस है, किरीबुरु, नेलुमुंडई, बिरमतपुर, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपकी रेलवे कनेक्टिविटी भी है और रिवर्स के थ्रू भी यहाँ से आसानी से चीज़ें इनके पास एक तरीके से कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा बोकारो स्टील प्लांट की बात करें तो ये भी झारिया से नियर बाय है, दामोदर रिवर के नियर बाय फ्लो होती है। इसके अलावा ये आपका उड़ीसा वाला जो रीजन है, इन इन रीजन्स पे भी आयरन स्टील सप्लाई होता है। नेक्स्ट प्लांट की बात करें, राउरकेला। राउरकेला प्लांट को अगर आप देखेंगे तो ये हीराकुंड डैम से सिर्फ 16 किलोमीटर है। हीराकुंड डैम मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये महानदी रिवर के ऊपर है, सबसे लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का। इसके अलावा मंदिरा डैम भी है इसके पास, सुंदरगढ़ ये जो है आपका। इसके अलावा इसमें अगर हम बात करें तो आपका लाइमस्टोन का जो रीज़न ही है, बिरमतापुर। और यहाँ पे सप्लाई ऑफ कोल फ्रॉम झारिया कोल फील्ड जो है रेलवेज के थ्रू भी है, तो रेलवे कनेक्टिविटी भी है, इसलिए राउरकेला जो उड़ीसा में काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट अगर हम भिलाई की बात करें, भिलाई दैट इज़ नियर बाय रायपुर और मध्य प्रदेश का ये बालाघाट के पास है। दल्ली रजहारा ये भी छत्तीसगढ़ में रीजन है और ये तांडुला डैम के पास भी है, तो वाटर कनेक्टिविटी भी है यहाँ। इसके अलावा रेल रूट्स कनेक्टिविटी भी है, रिवर कनेक्टिविटी भी है यहाँ पे। तो हर तरीके से यहाँ पे महानदी रिवर भी यहाँ से फ्लो होती है। कोरबा कोल फील्ड है तो कोल की भी अवेलेबिलिटी है, आयरन ओर की भी अवेलेबिलिटी है, लाइमस्टोन की भी अवेलेबिलिटी है। और ये बालाघाट से जो है मैग्नीज, यहाँ पे भारवेली जो है मैग्नीज की एक बहुत बड़ी खदान है, तो इससे इनको बहुत सारे रॉ मटेरियल्स मिलते हैं और ये इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छे से नरिश कर रही हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की बात करें तो ये जो है बैलादिला से इनको जो है काफ़ी जो कोल का प्रोडक्शन होता है वो मिल जाता है। इसके अलावा एक खम्मम एरिया जो है लाइमस्टोन के लिए काफ़ी फेमस है, तो वहाँ से वो भी चीज़ आ जाती है। आयरन ओर जो है बैलादिला से आयरन ओर की सप्लाई हो जाती है। तो इस तरीके से इनको सभी रॉ मटेरियल्स मिल जाते हैं और ये इंडस्ट्रीज़ काफ़ी अच्छे से काम कर रही हैं। इसके अलावा विजयनगर स्टील प्लांट की बात करें तो विजयनगर स्टील प्लांट जो है तुंगभद्रा रिवर जो होसपेट रीजन है वहाँ से। इसके अलावा भद्रावती, भद्रा रिजर्वायर, ये सब चीज़ें और कुद्रेमुख से जो आयरन ओर मिलता है इनको काफ़ी जो है इससे फ़ायदा होता है। और ये आपका बेसिकली अगर हम देखें विजयनगर स्टील प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट
अगर हम बात करें, एक और है आपका सालेम आयरन स्टील प्लांट, जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे इंडिया का एकमात्र ऐसा स्टील प्लांट है जहाँ पे स्टेनलेस स्टील बनता है। ये चेन्नई के पास ही है आपका सालेम। शेवरॉय हिल्स मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको, ये शेवरॉय हिल्स नेवियली, ये एक रिवर है यहाँ से, और ये सालेम यहाँ पे पड़ता है। कावेरी रिवर इसके नीचे से जा रही है, कई तरह के रिजर्वायर्स बने हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आसानी से आपको शेवरॉय हिल्स पर आयरन की अवेलेबिलिटी, लाइमस्टोन की अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। नेवियली जो है कोल की अवेलेबिलिटी है, बाकी रिवर कनेक्टिविटी इनको काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन करने के लिए हेल्प करता है। तो होप ये आपको सभी मैप्स के थ्रू समझने आए होंगे कौन कौन से प्लांट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की। जब आपका क्लोथ या कपड़ा उद्योग जिसको कहा जाता है, कि जब कॉटेज इंडस्ट्रीज जो थी वो छोटे लेवल पे काम करती थी, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो थी वो बहुत ज़्यादा लेवल का प्रोडक्शन करती थी। तो टेक्सटाइल जो है, हैंडलूम्स का आ जाना, पावर लूम का आ जाना, इन चीज़ों के बाद जो है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ग्रूम कर रही थी। और इसमें अगर हम बात करें, मैनचेस्टर यूके में डेवलप हुआ। ऐसे इंडिया में अलग अलग देखा जाए तो इंडिया का मैनचेस्टर अहमदाबाद कहा जाता है, साउथ इंडिया का कोयम्बटूर, नॉर्थ इंडिया का कानपुर, इन जगहों पे ये जो आपके टेक्सटाइल प्लांट्स बनाए गए थे। तो इंडिया टेक्सटाइल सेक्टर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडियन इकोनॉमी डेटिंग बैक सेवरल सेंचुरीज। ब्रिटिशर्स के टाइम से स्टार्ट हुआ, और इंडियाज ओवरऑल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18 की बात करें तो ये लगभग था $39.2 बिलियन, और फाइनेंशियल ईयर जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है आपका $82 बिलियन बाय 2021, और ये जो है इंक्रीज है $31.6 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर जो आपका 2019 था। तो काफ़ी जो है आपका $82 बिलियन का मार्केट हो जाएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से। और इसी में अगर हम बात करें तो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो आपका 150 बिलियन की है अराउंड, और ये जो है 250 बिलियन 2019 तक जो है पहुंच गई थी। और इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है कंट्रीब्यूटेड 7% ऑफ इंडस्ट्रीज आउटपुट इन वैल्यूज ऑफ टर्म इन 17-18। मतलब जो हमारा एक रेवेन्यू है या हमारा जीडीपी में अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 7% था ये इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का। और इट इज कंट्रीब्यूटेड 2% ऑफ द जीडीपी ऑफ इंडिया एंड एम्प्लॉयज मोर देन 45 मिलियन पीपल इन 2017-18। तो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है उसने कंट्रीब्यूट किया 7% इंडस्ट्रीज के आउटपुट का, और 2% जीडीपी में दिया, और लगभग 45 मिलियन लोगों को इसने एम्प्लॉयमेंट भी दिया है। द सेक्टर कंट्रीब्यूटेड। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताऊंगा कि इंडिया में रेलवेज के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला अगर कोई सेक्टर है तो वो टेक्सटाइल सेक्टर है। द सेक्टर कंट्रीब्यूटेड 15% टू एक्सपोर्ट अर्निंग्स ऑफ इंडिया इन 17-18। और सूरत वगैरह हो गया, आपका अहमदाबाद हो गया, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपके इंडिया से बाहर जाती हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ कम विद अ नंबर ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर, एंड इट इज़ ऑल्सो अलाउड 100% एफडीआई इन द इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर अंडर ऑटोमेटिक रूट। और इसमें 100% एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनेबल करके रखा है। और इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप टेक्सटाइल से याद रखेंगे। नेक्स्ट फैक्ट बात करते हैं एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज की। एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज में अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे प्लांट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इसमें आप हिंडाल्को देख रहे होंगे मैप पे, ये हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी है, ये रेणुकूट में है। इसके अलावा आपका वेस्ट बंगाल वाला जो रीजन है यहाँ पर भी एक प्लांट है जिसको जयक नगर, जेके नगर कहा जाता है। 1937 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन ये अभी रिसेंटली वर्किंग में नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें, नालको आपको दिख रहा होगा, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, ये अंगुल जो है दमन जोड़ी उड़ीसा में आ जाता है। इसके अलावा हीराकुंड में जो है इंडल है, इंडल जो है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी है। बाल्को की बात करें, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, ये जो है कोरबा छत्तीसगढ़ में आ जाती है। इसके अलावा मालको, ये मेट्टूर एल्यूमिनियम कंपनी या मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी कहा जाता था इसको। और आपका अलुपुरम जो है, अलुपुरम में भी अगर हम बात करें तो आपका एक सेकेंड प्लांट है, जो आपका ये हीराकुंड वाला जो है ये फर्स्ट प्लांट था, उसका सेकेंड प्लांट अलुपुरम केरला में है। तो ये आपके इंडिया की लोकेशंस हैं एल्यूमिनियम प्लांट्स की, तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जेम्स एंड ज्वेल इंडस्ट्रीज, जेम्स एंड ज्वेल्स की अगर बात करें तो इंडियाज जेम्स एंड ज्वेल मार्केट साइज टू एक्सपेक्टेड टू रीच 100 बिलियन बाय 2025। तो इसमें जो हमारा ज्वेलरी में अगर एक तरह से जो प्रोडक्शन हो रहा है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, मार्केट साइज जो है वो 2025 तक यूएस 100 बिलियन हो जाएगा। The gems and jewelry sector play a significant role in Indian economy, contributing around 7% of country's GDP। तो ये कंट्री के जीडीपी में 7% जो है कंट्रीब्यूट करता है, एंड 15% टू इंडियाज टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट।
इसके अलावा इट ऑल्सो एम्प्लॉयज ओवर 4.64 मिलियन वर्कर्स एंड एक्सपेक्टेड टू एम्प्लॉय 8.23 मिलियन बाय 2022। तो ये जो है अभी भी 4.64 मिलियन वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और एक्सपेक्टेड है कि 8.23 मिलियंस को देगा 2022 तक। और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। इट इज़ एक्सट्रीमली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एंड लेबर इंटेंसिव, और इसमें लेबर काफ़ी जो है इंटेंसिव रहता है, और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग जो एरिया है, और ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। और इंडियन गवर्नमेंट प्रेजेंट अलाउ 100% एफडीआई इन दी सेक्टर थ्रू दी ऑटोमेटिक रूट। तो इसमें जो है इंडियन गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई को अलाउ करके रखा है। और इसी में बात करें तो इंडियन जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इन वर्ल्ड, कंट्रीब्यूटिंग 29% टू ग्लोबल ज्वेलरी कंजप्शन। इंडिया की अगर इस सेक्टर में बात करें तो लार्जेस्ट है जो वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट करता है, और 29% ग्लोबल ज्वेलरी कंजप्शन जो है वो इंडिया के अंदर है। और इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सेंटर फॉर कट एंड पॉलिश डायमंड इन द वर्ल्ड। जो सूरत जो है डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो वहाँ पे कट एंड पॉलिश होता है, and exports 75% of the world polished diamonds. Or today 14 out of 15 diamonds sold in the world are either polished or cut in India. तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 15 अगर डायमंड अगर वर्ल्ड में कहीं बिक रहे हैं तो उसमें से 15 में से 14 जो हैं वो इंडिया में या तो कट हुए हैं या पॉलिश हुए होंगे। तो ये एक इंडिया के लिए अच्छी बात है। और इसमें पन्ना जो है डायमंड का प्रोडक्शन करता है, लेकिन सूरत जो है जहाँ पे डायमंड करने और पॉलिशिंग होती है। नेक्स्ट अगर शुगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो शुगर केन जो है रॉ मटेरियल है इन इंडस्ट्रीज़ का। महाराष्ट्र जो है इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है शुगर केन का, उत्तर प्रदेश में भी होता है। और हियर द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन एंड द शुगर इंडस्ट्रीज आर अंडर कोऑपरेटिव सेक्टर्स। और इंडिया इज़ वन ऑफ द मेजर शुगर प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारा जो है मेजर प्रोड्यूसर भी है। और इसमें एक और फैक्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया जो है इतना बड़ा प्रोड्यूसर होने के साथ साथ कंज्यूमर भी है। हमारे यहाँ शुगर कंज्यूम करने में मतलब डायबिटिक कैपिटल होता जा रहा है इंडिया, तो साथ साथ हमारा कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग जो है खुद तो प्रोड्यूस करते ही हैं, लेकिन जो दूसरी कंट्री है वहाँ से इंपोर्ट करके भी बुलाते हैं। तो शुगर इंपोर्टर में भी इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री है। प्रोड्यूसर के साथ साथ हम लोग इंपोर्टर भी हैं, कंज्यूमर भी हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑयल रिफाइनिंग में, तो इंडिया इंपोर्ट्स क्रूड ऑयल फ्रॉम अ नंबर ऑफ वेस्ट एशियन कंट्रीज, जो हमारे पेट्रोल्स डीजल्स इन सब की जो है फुलफिलमेंट करता है। इन ऑर्डर टू रिफाइन क्रूड ऑयल सेवरल ऑयल रिफाइनरीज हैव बीन सेटअप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी है वो डिगबोई असम में है, और अदर जो है नूनमटी, हल्दिया, बोनगईगांव, बरौनी, मथुरा, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोचीन, मुंबई और कोयली, यहाँ सब जगह जो है आपकी ऑयल रिफाइनरीज हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ की, तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में हमारे बहुत सारे रीजंस हैं। ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि कौन से रीजंस हैं जहाँ से नेचुरल गैस एरिया है या मिनरल ऑयल फील्ड्स हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा महसाना, कलोल, अंकलेश्वर, अलीबेट, बॉम्बे हाई, बसीन ऑयल फील्ड, ये नरीमन और रामनाथपुरम, त्रिपुरा ऑयल फील्ड्स है। यहाँ पे असम में अगर हम बात करें डिगबोई है, आपका डिब्रूगढ़, रुद्रगढ़, लाखीमपुर, ये सब जो हैं शिव सागर, ये सब प्लेसेस जो हैं आपके यहाँ से प्रोडक्शन होता है। और मैनी आइटम्स आर डिराइव फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम, और इन्हीं से आपको बहुत सारे आइटम्स डिराइव होते हैं, जिससे न्यू इंडस्ट्रीज जो है मतलब उससे आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो क्रूड पेट्रोलियम विच प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मेनी न्यू इंडस्ट्रीज एंड हैंस दीज आर कलेक्टिवली नोन एज पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज आर कैटेगराइज एज पॉलीमर, सिंथेटिक फाइबर्स, इलास्टोमर्स, और इसमें सर्फेकेंट इंटरमीडिएट इंडस्ट्रीज भी होती हैं। और मुंबई जो है वो इज़ द हब ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। और इसी में अगर हम बात करें तो 3 ऑर्गेनाइजेशंस विच आर वर्किंग इन पेट्रोकेमिकल सेक्टर्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स जो हैं, इसमें आप देख सकते हैं इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पेट्रोफिल्स कॉपरेटिव लिमिटेड, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सिपेट जिसको कहा जाता है, एंड द नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टैब्लिश एज अ प्राइवेट सेक्टर इन 1961। बाकी जो अब मैंने आपको बताया ये 3 सेक्टर्स, इसके अंदर जो 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पेट्रोकेमिकल सेक्टर में वर्क कर रही हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्री की बात करें आईटी इंडस्ट्रीज। आईटी इंडस्ट्रीज जो है ये स्टोरेज, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन, और आईटी का तो वर्ल्ड है अभी। Today, this industries has become global, and this is due to a series of technological, political, and socio-economical events. The main factors guiding the location of these industries are resource availability, जो इंडिया में काफ़ी है, और cheap labor है, कॉस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो धीरे धीरे इंडिया जो है इसका हब होता जा रहा है। हमारी कई कंपनीज अगर हम आईटी सेक्टर्स में बात करें, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल,
ये इतना ज़्यादा क्यों बढ़ पाई? क्योंकि हमारे यहाँ चीप लेबर है। तो अवेलेबिलिटी जो है हमारे यहाँ रिसोर्सेज की वो ईजी है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इसलिए हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज ग्रूम हो रही हैं। द मेजर हब्स ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज जो हैं सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में, और दूसरा जो इंडिया के अंदर बात करें तो बेंगलोर इंडिया जो है ये डेवलप हो रहा है। साथ साथ और भी हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, चाहे बेंगलोर की बात के अलावा हैदराबाद हो गया आपका, चेन्नई हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, नोएडा, गुड़गांव, अहमदाबाद, सूरत, ये सब भी जो है आईटी सेक्टर की तरह उभर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉटेज इंडस्ट्रीज, तो कॉटेज जो है ये स्मॉल स्केल डिसेंट्रलाइज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है। जैसे हम टेक्सटाइल बात कर रहे थे वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर होता है, कॉटेज जो होता है स्मॉल स्केल लेवल पे होता है। तो ये ऑफन ऑपरेटेड फ्रॉम अ होम रेदर देन अ पर्पस बिल्ड फैसिलिटी। तो ये या तो किसी छोटे से वेयर हाउसेज से डेवलप होता है या होम से डेवलप करते हैं, लोग घरों में बैठ के इनको डेवलप करते हैं। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज आर डिफाइंड बाय द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एज वेल एज द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, oftenly focus on the production of labor intensive good but face a significant disadvantages when competing with factory based manufacturers that produces mass प्रोड्यूस गुड्स। अब यहाँ पे क्या होता है, कॉटेज इंडस्ट्रीज के साथ सबसे ज़्यादा मार ये होती है कि जो फैक्ट्री में प्रोड्यूस होती है कोई भी चीज़ वो सस्ती बिकती है, क्योंकि फैक्ट्रीज में मास प्रोडक्शन होता है। तो सेम चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मशीन्स के थ्रू बन जाती है, लेकिन जब लोग घरों में बनाते हैं उस चीज़ को तो उसका इतना प्राइस नहीं मिल पाता है, ये एक जो इसका ड्रॉबैक हो जाता है। लेकिन कई लोगों को इंटरेस्ट होता है हैंडलूम्स चीज़ों में, कॉटेज चीज़ों में, तो उनके कारण ये इंडस्ट्रीज अभी भी चल रही हैं। और इसमें अगर हम बात करें आपके जैसे कुछ जूट मिल्स हैं जो हुगली इंडस्ट्रियल एरियाज़ में है, जो इंडिया में अगर हम बात करें तो ये आपको दिख रहा होगा कोलकाता के नियर बाय हावड़ा है, रिश्रा है जहाँ पे फर्स्ट प्लांट भी इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये जो है कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पर आपका ये जूट प्रोड्यूस होता है वेस्ट बंगाल में। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये प्रोवाइड करता है जॉब्स टू मिलियंस ऑफ पीपल जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, चेक माइग्रेशन ऑफ रूरल पीपल टू अर्बन एरियाज़, और कैन बी स्टार्टेड विद लो इन्वेस्टमेंट, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, और हेल्प टू अर्न एडिशनल इनकम फॉर रूरल पीपल, मतलब खेती के अलावा भी उनको ये चांस मिल जाता है। यूज़ लोकल रॉ मटेरियल, जैसे जूट की बात करें तो पूरा रॉ मटेरियल लोकली यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे लोकल रॉ मटेरियल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, और अर्न अ लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री। और ये जो है आपकी ऐसी चीज़ें जो होती हैं हैंडीक्राफ्ट, ये काफ़ी एंटीक होती हैं, तो इन एंटीक चीज़ों को कई बार प्राइस ज़्यादा मिल जाते हैं, और जनरेट सीजनल एज वेल एज पेरिनियल एम्प्लॉयमेंट फॉर लेबर, और प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन नेशनल इकोनॉमी। तो इनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कई जगहों की जो एक बोला जाए कि एक जीआई फेमस होता है, जोग्राफिकल एक टैग मिला होता है, ऐसी चीज़ें काफ़ी फेमस है। जैसे आपकी कालीन बात करें तो कालीन जो है आपका जैसे ईरान में पर्सिया की कालीन बहुत फेमस थी। तो ऐसे इंडिया के भी कुछ हैंडीक्राफ्ट्स हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है, जिनके कारण ये इंडस्ट्रीज भी चल रही हैं। लेकिन जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है इन इंडस्ट्रीज पे इम्पैक्ट पड़ा है। नेक्स्ट इंडस्ट्रीज की बात करें तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया की, दैट इज टी प्लांटेशन इंडस्ट्री। टी प्लांटेशन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें लेबर अवेलेबिलिटी जो है, इसमें बहुत सारा एक हैक्टिक वर्क है, वीडिंग होती है, मेन्योर, प्रूनिंग, प्लकिंग, टीडियस जॉब है, नीड स्किल एंड पेशेंस। तो ये जो है हमारे यहाँ आपका पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है, मेनली असम में बात करें जो चाय बागान है, वहाँ पे बहुत लोग जो हैं इसी के लिए डेडिकेटेड हैं। यहाँ पे चीफ फीमेल लेबर जो है एसेंशियल है। जैसे कि फैक्टर लाइक सेरीकल्चर में जो आपका सिल्क का प्रोडक्शन होता है उसमें भी सेम चीज़ होती है। और सिंस टी हैज़ टू बी ग्रोन इन हिल स्लोप्स, मैकेनाइजेशन इसके लिए पॉसिबल नहीं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप मशीन्स ले जा नहीं सकते क्योंकि ये हिली एरिया रहता है, तो मैकेनाइजेशन पूरी तरह से यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो ये जो चाय बागान में फीमेल जो चीप लेबर होती है इनका बहुत यूज़ होता है, और आज भी आप असम जाएंगे तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। इवन वाइल ड्राइंग, रोलिंग, फर्मेंटेशन, ग्रेडिंग एंड पैकिंग ऑफ टी, स्किल्ड मैन पावर नीडेड। तो ये जो है वहाँ के लोगों के पास ये स्किल है कि वो पूरी चीज़ें उनको आती है, कैसे ड्राई करना है, कैसे रोल करना है, कैसे फर्मेंट करना है, कैसे पैकिंग करनी है, तो उसके लिए स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। देयरफॉर टी प्लांटेशन इज डन नियर एरियाज विथ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। तो मोस्टली ऐसे एरिया में ही होता है जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा हो, जहाँ स्किल्ड मैन पावर की अवेलेबिलिटी हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें रॉ मटेरियल्स में, तो टी लीव्स टू टी इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल वेट लॉस। जो टी लीव से टी का जो बनता है उसमें काफ़ी वेट लॉस होता है। हैंस टी प्रोसेसिंग इज डन इन द स्टेट प्लांटेशन इटसेल्फ। तो मोस्टली जो है आपका जहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है वहीं पे इनका जो है प्रोसेसिंग भी होती है, और फर्दर ब्लेंडिंग रीपैकिंग कुड बी डन एट द ब्रेक ऑफ बल्क लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे पोर्ट सिटीज़ हैं लंदन, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ब्रेक ऑफ द बल्क बात करें तो प्लेस वेयर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चेंजेस, वाटरवेज टू रेलवेज।
तो मोस्टली जो है ब्रेक ऑफ द बल्क लोकेशन, जहाँ पर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन चेंज होती है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन अगर वाटरवे से रेलवे जा रहा है तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, ब्रेक ऑफ द बल्क। और ये जैसे लंदन ब्रेक ऑफ द बल्क है, क्योंकि लंदन जो है आपका पोर्ट सिटी है, नदी के किनारे है, और उसके बाद जो है आपका कैनल्स के थ्रू वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये जो है रॉ मटेरियल और साथ साथ ये ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा रोल होता है इंडस्ट्री में। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लाइमेट में, तो फ्रॉस्ट जो होता है, अगर बहुत ज़्यादा आपकी ओस होती है, अगर वो फ्रॉस्ट होने लगेगी तो वो डैमेज करती है। हैंस टी इज़ नॉट ग्रोन बियॉन्ड नॉर्थ चाइना। होन्शु जो रीजन है चाइना का, उसके बाद जो है नहीं ग्रो की जाती है, क्योंकि वहाँ फ्रॉस्ट होता है, बर्फ जमने लगती है। और वेरी लॉन्ग विंटर रिटार्ड्स प्लांट ग्रोथ, हैंस डिक्रीजेस यील्ड। और इसको जो है आपका मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट चाहिए होता है, तो इसलिए होन्शु जो रीजन है उसके आगे नहीं होता है। टोपोग्राफी की बात करें तो डज नॉट लाइक स्टेगनेंट वाटर, कहीं पर भी ऐसा नहीं हो कि इसको पूरे टाइम स्टेगनेंट वाटर मिलता रहे। हैंस टू बी ग्रोन ऑन हाईलैंड्स और हिल स्लोप्स। जो आपका दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और नीलगिरी जो है, यहाँ पर ही आपका टी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें अगर हम बात करें इंडिया में, तो रीजन्स हैं वेस्टर्न घाट, नीलगिरी रीजन्स, जो कि टी और कॉफ़ी के लिए काफ़ी फेमस है। एग्रीकल्चर के रीजन में मैं टी आपको और भी चीज़ें बताऊंगा कि टी के वेरिएंट्स क्या थे, कहाँ से आया था और किस तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ। सॉइल जो है रेड सॉइल है, और हिल एरियाज नो स्टैगनेंट वाटर। कॉफ़ी जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्लोप्स जो घाट है, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट वहाँ पे होता है, और कॉफ़ी हेट्स डायरेक्ट सनलाइट। और मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ लक्षद्वीप सी जो है यहाँ पे होता है, और टेम्परेचर जो है 25 डिग्री चाहिए होता है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसका जो है वाया कोची पोर्ट बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है, जो कॉफ़ी प्लांटेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो कॉफ़ी प्लांटेशन के जो रीजन्स हैं ये वेस्टर्न घाट और नीलगिरी रीजन वाले में है, और ये कर्नाटका और केरला वाले रीजन्स में सबसे ज़्यादा होता है। और कोची पोर्ट के थ्रू इनका ट्रांसपोर्ट होता है। मार्केट की बात करें तो कोची पोर्ट टू मोस्टली इटली जाती है हमारी कॉफ़ी, और डिमांड जो है साउथ इंडिया में भी है, जो फिल्टर कॉफ़ी वगैरह है आपने सुना। तो यहाँ पे मैंने सभी इंडस्ट्रीज़ जो हैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स भी आप याद रखेंगे इंडस्ट्री से। हमारी जो फर्स्ट न्यूज़ प्रिंट इंडस्ट्री थी, जो अखबारी कागज़ बनता है, वो 1955 में नेपानगर मध्य प्रदेश में किया गया था, बुरहानपुर में। फर्स्ट पेपर मिल ऑफ इंडिया 1870 में बलीगंज वेस्ट बंगाल में हुआ था। फर्स्ट सिल्क मिल 1832 हावड़ा वेस्ट बंगाल। फर्स्ट वुलन टेक्सटाइल मिल 1876 लाल इमली कानपुर में। फर्स्ट जूट मिल 1855 रिश्रा वेस्ट बंगाल में। और फर्स्ट कॉटन मिल 1854 में मुंबई में सेटअप हुई थी, सीएन देवार। वैसे इसके पीछे बोला जाता है 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर नाम से जो है एक फैक्ट्री खोली गई थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुई थी। तो 1818 के बाद आपका ये वेस्ट बंगाल से बॉम्बे की ओर खोला गया था फर्स्ट कॉटन मिल, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा। सीएन देवार का सेटअप था। कोच फैक्ट्रीज जो है रेलवे की कपूरथला और रायबरेली में, और भी कुछ जो रेलवे की यूनिट्स हैं, जैसे कि व्हील एक्सेल प्लांट की बात करें तो ये आपका बेंगलुरु में है। इसी में अगर हम और भी जो हैं अलग अलग यूनिट्स हैं जो इनसे जुड़ी हुई हैं, जहाँ पे रेलवे का अलग अलग प्रोडक्शन होता है, तो आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो तो यही है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है, कि आपका जो कोच फैक्ट्रीज हैं कपूरथला रायबरेली में। इसके अलावा व्हील एक्सेल प्लांट बेंगलुरु में है, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई में है, डीजल इंजन फैक्ट्री वाराणसी में, इलेक्ट्रिकल इंजन चितरंजन वेस्ट बंगाल में है। तो ये कुछ चीज़ें याद रखेंगे आप। इसके अलावा आपका इंडस्ट्रीज़ में तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं आपका, जैसे एचएमटी के बारे में भी बात बता दूं मैं आपको, हिंदुस्तान मशीन टूल्स जिसको कहा जाता है। श्रीनगर में वॉचेस बनती थी जो अब बंद हो चुकी हैं। पिंजौर में ट्रैक्टर वगैरह बनते थे, और हेडक्वार्टर उसका भी बेंगलुरु है। बीएचएल नाम की एक फैक्ट्री है जिसका हेडक्वार्टर अगर हम बात करें तो वो आपका दिल्ली में है। इसके हरिद्वार, जगदीशपुर, भोपाल, हैदराबाद, रानीपेट, इन सब जगहों पे प्लांट्स हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड जो है, ये भी एक इंडिया की एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। लखनऊ में प्लांट है इसका, नासिक में है, आपका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। तो एचएमटी और एचएएल का हेडक्वार्टर याद रखेंगे, दोनों बेंगलुरु में है, और आपका बीएचएल का हेडक्वार्टर जो है वो आपका न्यू दिल्ली में है। तो होप ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो ये इंडस्ट्रीज़ वाला पार्ट मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम चैनल है हमारा यूपीएससी नेक्स्ट, इस पर आप सभी तरह की डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, तो उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई क्वेरी है आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।